Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi, and hope each one of you are absolutely cheerful, very happy, fine, and in a fine state of health. So, as always, the first question is what we are supposed to do in this particular session. So, we have decided that we are going to start off with financial statements of the company. Now, of course, many of you were breathing down my neck to start this particular chapter, so I have decided to accede to your request today. So, we are going to start off with what we call financial statements of a company. Interesting chapter now. But the point is that most of the students, the movement actually, they hear the financial statement. It seems actually that they have been doing actually this particular chapter since a long period of time. So it is almost like a cup of coffee. So nothing like that. No need to nurse such overconfidence, because now, in the light of the Companies Act and many amendments thereon, we are supposed to actually do this particular chapter. So it could be complicated if things are not quite clear. So I would love you to pay what we call your unwavering attention and focused attention towards this particular chapter too, as you have been so far doing. So with such words, I would like to now start this particular chapter. Hope that each one of you are absolutely ready. So on our side, we too are absolutely ready. So we are going to start off what we call financial statements of a company. So even though you have gone through this particular statement quite a lots of time actually in the past, but in spite of that, we are going to start the chapter as always from the scratches. करेक्ट? तो बेटे बिल्कुल ज़मीन के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा हमारी बदस्तूर जारी रहेगी। करेक्ट? आइए बेटे, पहले तो हम इसके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी देखें। जैसे कि मैं आपसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इनका नेचर क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कई बार ऐसा होता है कि पता तो हमें है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, लेकिन हम उसको ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है। तो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा मेरे साथ साथ थ्योरेटिकली कुछ लिखें, और बिकॉज मैं इलेक्ट्रॉनिक पैड में लिख रहा हूँ, तो जब मुझे लिखना होगा तो मुझे थोड़ा सा आपके सामने से हटना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज स्क्रीन पे उतनी जगह नहीं हो पाती है लिखने के लिए। तो आप भी मेरे साथ लिखना शुरू करें, और अब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आइए बेटे, सबसे पहले तो हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप लोग क्या समझते हैं। बताओ बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या है? सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ समराइज स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, हाँ, जो इन्फॉर्मेशन देती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस कंसर्न के बारे में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो फटाफट हम इसी को लिखते हैं। आपने जो कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको ना लिखें। आइए जी, फटाफट तो लिखें बेटे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल, और साथ साथ लिख लेना क्योंकि मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहा था बेटे अभी आपने? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप में से कुछ लोगों ने कहा आर समराइज स्टेटमेंट। ठीक है, आर समराइज्ड स्टेटमेंट्स। बेटे जो यहाँ बैठे हुए मैं ज़रा उनसे बात भी करते रहता हूँ। तो समराइज्ड स्टेटमेंट्स, तो ये समराइज्ड स्टेटमेंट्स हैं ऑफ अकाउंटिंग, ऑफ कोर्स, ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग के बारे में तो है, लेकिन हमको लिखना चाहिए अकाउंटिंग डेटा विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी profitability and financial position, and financial position of a business concern.
राइट, करेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? कुछ समराइज स्टेटमेंट हैं अकाउंटिंग डेटा की जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसी एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब जो कंपनीज एक्ट है जिसका कि सबसेक्शन 2, इनफैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 जो है कंपनीज एक्ट 2013, अब जब मैं आगे से कंपनीज एक्ट बोलूँगा तो आपको मालूम ही है कि मैं 2013 को रेफ़र कर रहा हूँ जब तक कि मुझे किसी और कंपनीज के एक्ट को रेफ़र ना करना पड़े, करेक्ट। तो बेटे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी भी कंपनी की कौन कौन सी होती हैं? एक बैलेंस शीट होती है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट्स है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो आइए ज़रा ये भी आप लिख ही लो, करेक्ट। तो लिखें आप एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 of Companies Act 2013, Companies Act 2013, correct? A set of financial statements, a set of financial statements, a set of financial statements a set of financial statements of a company generally comprises of a बैलेंस शीट, करेक्ट। बेटे बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करती है बैलेंस शीट। बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताएगी? That is profitability of the company during an accounting period, isn't it or not? बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। सी नोट्स टू दी अकाउंट्स, नोट्स टू दी अकाउंट्स। तो रूल तो ये है कि कोई भी आइटम जो तुमने अपनी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखा है, अगर उसकी डिटेल्स हमें देनी हो तो उसके लिए हम नोट्स देते हैं, इजंट इट और नॉट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यानी कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर प्रॉपर डिटेल पर्टिकुलर आइटम की नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ स्पेस कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर। तो उसके लिए हम नोट्स में उसको सप्लीमेंट करते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि इस नोट को देने से जो यूज़र्स हैं वो इस आइटम के बारे में और अधिक जानकारी ले सकें। फिर ध्यान रखना है आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको किस चीज़ के बारे में बताती है? सर आप भी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं? ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताएगी, बिल्कुल। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट होगा वो इन 4 चीज़ों का होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस चीज़ को देखने के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, नंबर 1 वो हमेशा हिस्टोरिकल होती हैं, यानी कि उनका ताल्लुक पास्ट से होता है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं रहती है, छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बातें पता रहे, करेक्ट। और इसी तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, खैर ये बात आपको पता ही है, आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी चीज़ इन काइंड वाली नज़र नहीं आएगी या कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आएगी जो कि हम मॉनिटरी वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, अब वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एसेट है लेकिन इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिख सकते। इसी तरीके से जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक और खासियत है वो ये कि दे शो द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख ही लें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, important
पॉइंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो एक तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं आर हिस्टोरिकल इन नेचर, करेक्ट, आर हिस्टोरिकल इन नेचर। बेटे हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो पास्ट को बिलोंग करती है, क्योंकि एक साल गुजर चुका है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं, तो जाहिर है कि हम प्रेजेंट में पास्ट की बात कर रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, financial statements are expressed in terms of money only, in terms of money only। तो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ही एक्सप्रेस होती हैं। ये बातें तो आपको मालूम ही है कि नहीं मालूम है? आइए जी, अब जरा हम देखें कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। सर ये पढ़ने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करो ना। हाँ मुझे मालूम है 99% बच्चा तो यही चाहता है क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। कल इंटरव्यू देने जाओगे, एक क्वेश्चन पूछेगा नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पता आपको सब कुछ है, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। आइए जी, नेचर क्या है? कभी आपने ध्यान दिया है कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ एविडेंसेस पर, सबूतों पर आधारित होती हैं। जैसे कि मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कैश इन हैंड लिखा है तो इसका मतलब कैश इन हैंड का मेरे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका अकाउंट मेरे पास है। यानी कि कोई भी आइटम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं उसके एविडेंसेस होने चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इसीलिए हम कहते हैं इसमें जो पहला नेचर है इसका, जिसको तुम यूँ भी कह सकते हो कि रिकॉर्डेड फैक्ट से डील करता है। द ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, करेक्ट। तो इसमें आपने पहला पॉइंट यही लिखा कि द ट्रांजेक्शंस और आइटम्स recorded in the financial statements are based on the evidences in the books of the accounts, in the books of accounts। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसेबल, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, जितने भी आइटम आपने लिखे हैं उनके कुछ ना कुछ अकाउंट्स बने हैं, तभी तो आपने लिखे हैं। अब आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें अकाउंट्स के कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। कन्वेंशंस पढ़े ना, जैसे कंजर्वेटिज्म का आपने प्रिंसिपल एक पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ कन्वेंशन? हाँ जी, इससे पहले पढ़े तो सर, सुने तो थे, पढ़े कुछ नहीं थे। हाँ वो मेरे को मालूम है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब आपको मालूम है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आप कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब आप कोई प्रोविज़न बनाते हैं तो आप इस बात पर बनाते हैं कि जितने भी लॉसेस हैं उनको, चाहे वो हुए नहीं हैं लेकिन जो हो सकते हैं, फिर भी हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है। इसका मतलब जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनको फॉलो करा जाता है, उनको बनाते वक्त फॉलो करना पड़ता है हमें कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस को, करेक्ट। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, while preparing financial statements, accounting conventions are followed. Accounting conventions are followed. अरे बाबा समझ में आया क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी इसका? मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि मैं प्रोविजन इसलिए अपनी बुक्स में दिखाता हूँ बिकॉज आई एम फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको तुम लोग प्रूडेंस भी कह देते हो कई बार। याद आया कि नहीं आया? यस सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटे जब मैं बनाते हैं मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा है कि
अभी मैं आपके सामने नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि पूरी स्लाइड भर गई और मेरे आने के लिए जगह ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, लिखना बहुत है। आइए फिर तीसरा पॉइंट भी लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं तो। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें कुछ एजम्पशंस भी रखनी पड़ती हैं, पता है ना आपको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हम बनाते हैं कुछ एजम्पशंस के आधार पर बनाते हैं, जैसे कि एक्यूरल सिस्टम है, गोइंग कंसर्न की एजम्पशन है, इजंट इट और नॉट। तो इन एजम्पशंस के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो थर्ड पॉइंट में बेटे मैंने यही लिखा, थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा कि certain assumptions are followed while preparing financial statements. While preparing financial statements, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त आपको एजम्पशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक तो ये नॉर्मल सी इम्प्लाइड एजम्पशन है कि हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, करेक्ट। जो भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं क्या ये सोच के बनाते हैं कि बिजनेस अब हम डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। हम हमेशा ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू। और एक और पॉइंट मुझे बताना था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बावजूद इसके कि हमारे ऊपर कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एक्ट्स का, लॉस का प्रेशर तो है, तो लॉजिकली तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैं मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन बावजूद इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कई बार हमें कुछ पर्सनल जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजमेंट का राइट है कि ये डिसाइड करे कि हम कौन सी पॉलिसी डेप्रिसिएशन की या कौन सा मेथड हम डेप्रिसिएशन का अपनाएं। अब यहाँ हमें स्टैंडर्ड फोर्स नहीं कर सकता कि आपने यही स्टैंडर्ड अपनाना है, आपने यही डेप्रिसिएशन मेथड अपनाना है। इसका मतलब है कि बावजूद वेरियस प्रेशर्स के, वेरियस एक्ट्स के, वेरियस कन्वेंशंस के, कुछ हमें पर्सनल जजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आया। तो हमने लिखा while preparing financial statements, comma, personal judgments do play significant role इसका मतलब है कि पर्सनल जजमेंट हमें लेना पड़ेगा, करेक्ट। अब वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जल्दी से मुझे बता दो बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। सर ये क्या इनकी ज़रूरत है, फटाफट आ जाओ मेन पॉइंट्स पर। ये मेन पॉइंट तो सबसे यही है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करने जा रहे हो और वो चीज़ कर रहे हो तो कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, या जिसको हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं ताकि जितनी भी पार्टीज़ जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं उनको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद करेक्ट हमारी परफॉर्मेंस को एसेस करने में मदद मिले और उसी हिसाब से वो अपने डिसीजंस को बेस करें। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में दूसरों को बताना, यानी कि उन पार्टीज़ को बताना जिन्होंने भी बिजनेस में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये हमारी ड्यूटी है यहाँ पर। to provide information about the economic resources and obligation of a business, that is the primary objective, correct। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बेटे हमारा ये है, ए टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
to provide information about economic resources and obligations of business. B. To provide information about earning capacity of business. जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, करते हैं, तो उसके बारे में ए से लेके जेड तक मालूम होना चाहिए, तब तो उसका फ़ायदा है. सी. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज. D. To judge effectiveness of the management, कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या इनइफेक्टिवली काम कर रहा है. करेक्ट. एंड ई. टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो कुछ एक ये बेसिक चीज़ें बेटे मालूम होनी चाहिए. अकाउंटिंग पॉलिसीज. यहां तक बात समझ में आ गई. ये मैंने अभी जर्नल चर्चा करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. ये जर्नल चीज़ें हैं. करेक्ट. आइए अब थोड़ा सा इसके आगे की बातचीत करते हैं. अब आगे की बातचीत करने के लिए मैंने जानबूझ के नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए जी. अब नेक्स्ट स्लाइड में पहले तो मैंने हेडिंग क्या लिखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. यानी कि अभी तक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी थी, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. अब बेटे जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ कंपनीज, करेक्ट. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं जिसको तुम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते हो और बैलेंस शीट कहते हो. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 इस बात पे जोर डालता है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट साल में एक बार बनानी जरूरी है और उसके अलावा उसको अप्रूव भी करनी बहुत ज़रूरी है अपने शेयर होल्डर्स के द्वारा एक एनुअल जनरल मीटिंग में. ये छोटी छोटी बातें बेटे मैंने इसीलिए कहा, ये छोटी बातें कई बार हमें पता नहीं है. हमें मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. ईमानदारी से बताएं कि आप में से कितने लोगों को मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 क्या कहता है. तो सेक्शन 129 कहता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड इन बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. इज इट क्लियर टू यू और नॉट. उसके अलावा बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि दो रिपोर्ट्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होनी जरूरी होती हैं. एक तो हम कहते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एक हम कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो सेक्शन 134 है जो कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि डायरेक्टर की रिपोर्ट से रिलेट करता है. और यहाँ पर भी एक मैंडेशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी रिपोर्ट को अटैच करें एनुअल रिपोर्ट के साथ. करेक्ट. और उसके अलावा एक ऑडिटर की रिपोर्ट आती है
जो कि सेक्शन 143 है शायद कंपनीज एक्ट का, हो सकता है सेक्शन मेरे मुंह से गलत भी निकल जाए क्योंकि आप लोग लॉ के पार्ट हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा, जब आप लॉ में फिर भी चेक कर लेना। शायद सेक्शन 143 है, कंपनीज एक्ट 2013 की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके मुताबिक ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एक रिपोर्ट बनाएं कंपनी के अकाउंट्स के बारे में, जिसमें कि वो ये लिखें कि हमने कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन करा है और हमारे ओपिनियन में एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन जितने भी अकाउंट्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है डेट इज शोइंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें, बारीक चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप में से जो लोग, जो मैंने ये बातें कही, और तो फटाफट लिखें। तो पहले तो आपने लिखा कि टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड a statement of प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे एक बार तो मैंने ये पूरा लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आगे से मैं SPL लिख दूंगा। SPL, जब भी मैं SPL लिखूं तो समझ जाना कि आई एम रेफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट। एंड बी, बताइए बी में क्या लिखना चाहता हूँ सर? एक ही चीज़ लिख सकते हो, बैलेंस शीट। चलो, ये जो टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इंक्लूड करती है दो बेसिक चीज़ें। एक तो बेसिक चीज़ें, करेक्ट, हालांकि इसके अलावा नोट्स टू द अकाउंट मैं बता ही चुका हूँ, इजंट इट और नॉट। तो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। और जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129, ये हम रेड पेन से लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन according to section 129 of Companies Act 2013, it is mandatory, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। It is mandatory for companies, it is mandatory for companies to prepare financial statements, to prepare financial statements every year, and the same must be approved, ये important point है, must be approved by the shareholders, of course, by the shareholders at every annual general meeting, at every annual general meeting. करेक्ट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट बेटे मालूम होनी चाहिए। फिर जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, दो रिपोर्ट भी जरूरी हैं, 2 रिपोर्ट्स। कौन कौन सी रिपोर्ट्स मैंने बताया? अटैच करनी जरूरी है, 2 रिपोर्ट्स मस्ट बी अटैच्ड। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो उसका बेसिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटे, मैंने 2 रिपोर्ट्स कौन कौन सी बताई? राइट, एक तो मैंने कहा कि जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और मैंने सेक्शन क्या बोला था सर? आपने बोला था, आप ही भूल गए। हाँ बेटे, मैं ही भूल गया। सेक्शन 134, करेक्ट, ऑफ कोर्स, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
एक तो डायरेक्टर की रिपोर्ट फाइल करनी ज़रूरी है, करेक्ट बेटे। मैंने अभी तुमसे कहा कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक मीटिंग होल्ड करें अपनी शेयर होल्डर्स की प्रत्येक वर्ष, जिसको कि एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, जो तुम लॉ में पढ़ते भी हो या ज़्यादा पढ़ोगे, करेक्ट। और उसके अलावा इस मीटिंग में हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अप्रूव करें डायरेक्टर की रिपोर्ट को और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसका पर्पस ये होता है कि उसमें अप्रूव करी जाती हैं जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और डायरेक्टर की रिपोर्ट। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा एक और रिपोर्ट होती है जिसको ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। अब होता क्या है कि आप लोग सिर्फ सरफेशियल स्टडी कर लेते हो और वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, करेक्ट। और ऑडिटर्स की रिपोर्ट सेक्शन 143 के तहत बनाई जाएगी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब बार बार वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, बेसिकली ये रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा द ऑडिटर ऑफ द कंपनी विल मेक अ रिपोर्ट एंड ऑन दिस रिपोर्ट दे विल मेंशन दैट दे हैव एग्जामिन्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। समझ में आया? और उसमें यह भी लिखा जाएगा कि ऑल द अकाउंट्स वट एवर हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ ट्रू एंड फेयर मैनर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि आपको मालूम हो। अब मैं एक जादू कर देता हूँ। सर जादू? ये कौन सा जादू है? ये देखिए बेटे, अब जादू हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो गया। अब मैं आपके सामने आ गया। तो अब मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, ऐसे भी आ सकता हूँ। लीजिए, अब मैं आपके सामने यहाँ पर भी आ गया। सर ये कौन सी टेक्निक है? बेटे जब मुझे लिखना होगा तो मुझे कई बार स्पेस चाहिए होगी, और जब स्पेस नहीं चाहिए होगी तो हम आपसे ज़रूर मुखातिब होंगे। तो बेटे ये बेसिक चीज़ें शुरुआत में जानना ज़रूरी है, करेक्ट। अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएंगी इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद, ठीक है बेटे।